हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोज आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो अब बात करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है निर्धनता निरोधी उपाय। तो हम निर्धनता निरोधी उपाय के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है निर्धनता एक चुनौती। ये चैप्टर है कक्षा 9वीं के अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 3। तो हमने निर्धनता के बारे में बहुत सारी चीजें यहां पर जान ली है। निर्धनता रेखा के बारे में जान लिया है, निर्धनता के विभिन्न परिदृश्य देखे हैं, अंतर्राज्यीय देखे हैं, अंतर्राष्ट्रीय देखे हैं, सब कुछ हमने देख लिया यहां पर। तो हम बात करेंगे निर्धनता निरोधी उपाय के बारे में, मतलब एंटी पॉवर्टी मेजर्स के बारे में हमें बात करनी है। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य है। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आपको विकास करना है, परिवार में 5 लोग हैं और मान लीजिए कि एक ने बहुत पैसा कमा लिया, तो उसको परिवार का विकास नहीं कहेंगे, उसको व्यक्तिगत विकास कहेंगे। घर का विकास मतलब भारत क्या है, सभी भारतवासियों का घर है। तो अगर घर का विकास करना है तो घर के सभी मेंबरों का विकास जरूरी है, और सभी मेंबरों के विकास के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति अच्छा खा रहा हो, अच्छा पढ़ रहा हो, स्वस्थ जीवन जी रहा हो, तो फिर वो कुछ अच्छा कर पाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप जो मूल आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन पर ध्यान दें ताकि हर व्यक्तियों की पहुंच इन तक आसानी से हो सके। जब हर व्यक्ति विकसित होगा, हर व्यक्ति अच्छा होगा, तो देश भी विकसित और अच्छा हो जाएगा। सरकार की जो वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति है वो मोटे तौर पर 2 चीजों पर आधारित है। एक तो आर्थिक समृद्धि, मतलब पैसे को प्रोत्साहन देना, मतलब आर्थिक गतिविधियां बढ़ाना ताकि पैसे की आवक हमारे यहां पर बढ़े। दूसरी चीज लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है, मतलब निर्धनता को कम करने वाले जो टारगेट स्कीम चला रहे हैं, जो निर्धनता निरोधी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन पर भी फोकस यहां पर किया गया है। 1950 से 1980 है ना, 80 के प्रारंभ तक लगभग 30 वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई, ना तो निर्धनता में कमी हुई। मतलब आजादी के बाद या संविधान लागू होने के बाद से लेकर अगले 30 साल तक आपको ना तो प्रति व्यक्ति आय में, मतलब हर एक व्यक्ति जो कमा रहा था वही लगातार कमा रहा था पिछले 30 साल में, ना ही कमाई में कोई मतलब उनकी आमदनी बढ़ी, ना ही निर्धनता में कोई गिरावट आई। दोनों चीजें यथावत थी, उसी के आसपास रही हैं। 1950 में अगर आप देखेंगे, 1950 में आर्थिक निर्धनता 45% थी, और 1980 के दशक के आरंभ तक भी यही रही है। लगभग आधा देश निर्धन हुआ करता था, यह स्थिति यहां पर थी। 50 से 80 तक आपको यही फिगर देखने को मिलेगा। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक। 80 के बाद क्या हुआ कि सुधार स्टार्ट हुआ। 1991 में जो उदारीकरण का दौर आया, तो उससे और आप देखेंगे संभावनाएं हुई, गरीबी और कम होना स्टार्ट होती है। समृद्धि दर 1970 के दशक में करीब 3.5% के औसत से बढ़कर 1980-90 में कितनी हो गई, 6% के करीब पहुंच गई। लगभग डबल हो गई, जो विश्व में सर्वाधिक आपको देखने को मिलती है। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना। विकास जब आपने किया तो विकास तेजी से हुआ, तो हर लोग, विकास होगा तो मान लीजिए रोड बन रहा है, कोई फैक्ट्री लग रही है, कोई और चीज, सबको काम मिलना स्टार्ट हुआ, सबकी आमदनी हुई, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, हर व्यक्ति कमाने लगे, बेरोजगारी घटी, आय में वृद्धि हुई, पारिवारिक आय बढ़ी। तो इससे क्या हुआ, निर्धनता जो है वो कम होना स्टार्ट हो गई। इसलिए स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच में आपको घनिष्ठ संबंध देखने को मिलेगा। आर्थिक समृद्धि करेंगे तो निर्धनता उन्मूलन अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब निर्धनता कम होना अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये सीधे तौर पर एक दूसरे से संबंधित है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है। आर्थिक समृद्धि जो आप देखते हैं वो क्या करते हैं, जो आपके अवसर होते हैं, जो मौके होते हैं, उनको और बढ़ा बना देती है। मान लीजिए अभी एक फैक्ट्री आई है, लेकिन उसकी कमाई बहुत तेजी से, तो उसने अपनी कई सारी यूनिट लगा दी, तो क्या हुआ, आर्थिक समृद्धि हुई। तो उसने क्या किया कि आसपास के 2, 4, 5 गांव के लोगों को काम दे दिया, उनकी भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, वो लोग भी, उनकी पारिवारिक आय बढ़ गई, वो भी निर्धनता से निकल कर ऊपर का जीवन जीना स्टार्ट कर दिए। मानव विकास में निवेश के आवश्यक संसाधन आर्थिक समृद्धि ही उपलब्ध कराती है, इसके माध्यम से ही आप प्राप्त कर पाते हैं। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों की लड़ाइयों सहित, है ना, अपने बच्चों को
लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। बच्चों में क्या होता है, हमने देखा था जब हमने एक कहानी देखी हुई थी तमिलनाडु वाले एक व्यक्ति की, तो उसमें देखा था कि वो लड़कियों को नहीं भेज रहा था, सिर्फ लड़कों को स्कूल भेजता था, बेटों को स्कूल भेजता था, बेटियों को नहीं भेजता था। तो जब आर्थिक समृद्धि हो रही है, आर्थिक समृद्धि में हमने देखा यहां पर कि इसने क्या किया कि मानव विकास के निवेश के लिए भी आवश्यक संसाधन जुटा दिए। शिक्षा में निवेश के लिए शिक्षा में निवेश से आप क्या कर सकते हैं, अधिक आर्थिक प्रतिफल, मतलब आप शिक्षा में निवेश करेंगे तो आपको आर्थिक प्रतिफल मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इस आशा में लोग क्या करने लगे, अपने बच्चों को लड़कियों सहित, मतलब घर में अगर लड़के लड़की हैं तो सबको स्कूल भेजने लगे ताकि सब पढ़ जाएं, सबकी नौकरी लग जाए, कोई काम करने लगे, सबको अच्छी आमदनी होने लगे। यह संभव है कि आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके ना, जो गरीब लोग थे वो प्रत्यक्ष लाभ उठा नहीं सके, सिर्फ कौन हो पाया, मतलब कुछ लोगों ने लाभ उठा पाया। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम हुई, मतलब किसानी से जुड़ा हुआ, कृषि से जुड़ा हुआ व्यक्ति अभी भी निर्धनता में जी रहा था। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में ही रहता था और कृषि पर आश्रित था, तो कृषि में कोई आपको बहुत वृद्धि देखने को नहीं मिलती है। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है, मतलब अब जरूरी क्या है कि ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं जो निर्धनता को कम करें, निर्धनता निरोधी हो, उनको निर्धनता को कम करने का काम करते हों। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है, मतलब गरीबी को कम करने के लिए बनाया गया। उनमें से कुछ का उल्लेख करना यहां आवश्यक है। हम एक एक करके दो चार के उदाहरण देखेंगे। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, जिसको आप मनरेगा भी कहते हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करना, मतलब हर घर मतलब जो मजदूरी करने वाले लोग हैं उनको कम से कम 100 दिन के लिए मजदूरी उपलब्ध कराना। अगर ये 100 दिन की मजदूरी उपलब्ध नहीं करा पाता है, ये योजना नहीं करा पाती है, तो फिर उनको क्या मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता उनको दिया जाएगा ताकि उनका जीवन चल सके, वो अपनी दैनिक कार्य कर सके। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किए गए हैं। 1/3 महिलाएं जरूरी है कि उनको काम देना पड़ेगा आपको मनरेगा के तहत। इस स्कीम के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया। तो आप समझ सकते हैं हर घर के लगभग आप कितने आदमी देख सकते हैं, 5-5, 7-7 आदमियों को देख सकते हैं, लगभग 5 व्यक्तियों को, 4 से 5 व्यक्तियों को तो देख ही सकते हैं कि जिनको यहाँ पर काम मिलना स्टार्ट हो गया है ना। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का हिस्सा 23, 17 और 53 है ना। 23, 17 और 53% जो लोग हैं वो हिस्सा किसका है, SC, ST और महिलाओं का है। तो उसमें 23, 17 और 53 का प्रतिशत आप देख पाएंगे। दैनिक वेतन के बारे में अगर बात करें तो औसतन रोजगार वर्ष 2006-07 में 65 रुपए से बढ़कर कितना हो गया, ये 132 रुपए हो गया है ना। 132 रुपए कब हो गया, 2013-14 में। पहले आपको 65 रुपए प्रतिदिन मिलता था, अब 132 रुपए प्रतिदिन कर दिया। 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल मैनुअल श्रमिकों को मंजूरी के लिए दर संशोधित कर दी गई। कई सारी जगह ये 300 के आसपास कर दिया गया, 250, 350 कर दिया गया। राज्यों व संघ शासित प्रदेशों में मजदूरी की दर सीमा परिसर है ना, कितना कर दिया गया, 281 प्रतिदिन कर दिया गया। हरियाणा में 168 प्रतिदिन, बिहार में और झारखंड में तय कर दिया गया। मतलब आप देख पा रहे हैं कि 132 से दैनिक वेतन जो है पहले 65 था वो 132 हुआ, अब कई राज्यों में 281, 168, कहीं 300, कहीं 350 भी कर दिया गया है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की स्थापना क्यों की गई है, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया और राज्य रोजगार गारंटी कोष स्थापित किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। ये इसलिए किए गए हैं ताकि अगर राज्य कोई ऐसी स्कीम निकालता है तो वो राज्य रोजगार गारंटी कोष पर निर्भर हो और केंद्र कोई स्कीम निकालता तो केंद्र पर, मतलब जो गरीबी उन्मूलन, निर्धनता का उन्मूलन करे, तो ऐसे कोई कार्यक्रम केंद्र और राज्य अलग अलग बनाते हैं तो उनके वित्त या उनके कोष भी अलग अलग होने चाहिए। अब जो मनरेगा है, अगर आवेदक 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं होता आवेदक को, तो वह बेरोजगार भत्ते का हकदार हो जाएगा अगर वो मनरेगा के अंतर्गत उसे 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है। महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम है। एक और दूसरी योजना आती है जिसको आप क्या कहते हैं, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कहते हैं, जिस पर 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था कि भाई काम के बदले अनाज, आप पैसा नहीं दे रहे तो अनाज दे दो ताकि हम घर जाकर खाना बना लें।
यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं, मतलब उतनी कुशल नहीं है, इंजीनियर नहीं है, डिग्री नहीं है, अकुशल काम कर सकते हैं, शारीरिक काम कर सकते हैं, उनके लिए किया गया। इसका क्रियान्वयन 100% केंद्र वित्त पोषित है। मतलब वित्त पोषित का मतलब क्या है कि इसका पूरा पैसा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्यों को जो खाद्यान्न दिए जा रहे हैं वो भी केंद्र के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक बार NREGA लागू हो जाए, है ना, NREG नेशनल रोजगार, जिसको आप नरेगा कहते हैं, है ना, जिसको हम बाद में मनरेगा कर दिया गया, तो राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम एक बार जारी हो जाए तो काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। तो चूंकि अब देखें आप आज की स्थिति में मनरेगा चालू हो गया तो ये वाला कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत आ गया। अब एक और कार्यक्रम की बात करते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसका आरंभ हुआ 1993 में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना, ना, स्वरोजगार के अवसर सृजित करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य होता है। उन्हें लघु व्यवसाय उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता देना ताकि क्या हो सके, वो लोग अपनी तरक्की कर सकें, अपना भला कर सके। स्वरोजगार कोई उन्होंने व्यवसाय लगा दिया तो 2 लोगों को और रोजगार दे पाएंगे। ग्रामीण रोजगार सृजन, इसका आरंभ 1995 में हुआ। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजन करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 नए रोजगार के अवसर सृजित किए गए। तो अब आपको याद रखना है कि ग्रामीण रोजगार सृजन की बात करें, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, दोनों में आप देखें ग्रामीण और छोटे शहरों की बात की जा रही है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो आप ये इसकी बात क्या करें तो इसका आरंभ जो आप देखेंगे वो 1999 में हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना, कि निर्धनता कम करना। इसमें क्या करेंगे, इसके द्वारा हम खास तौर से कर रहे हैं ताकि हम स्वयं सहायता समूह बनाएं, SHG के माध्यम से उन्हें निर्धनता रेखा से ऊपर ले जाएं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है ना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना क्या है तो 2000 में इसका आरंभ हुआ। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है ना। तो यहां क्या किया जा रहा है, राज्यों को यहां पर अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है इसके माध्यम से। एक आती है अंत्योदय अन्न योजना। तो अब ये अंत्योदय अन्न योजना क्या है, जिसके बारे में आप अगले अध्याय में हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे और कुछ मिले जुले परिणामों पर भी चर्चा करेंगे। उनके काम प्रभावी होने का एक मुख्य कारण उचित क्रियान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी है। मतलब आप जो भी योजनाएं अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती तो उसकी एक मुख्य कमी ये भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी है, मतलब आप देखें कि ये एक दूसरे से निर्भर भी हैं और फैली हुई हैं, काम भी अच्छे से कर रही हैं। अच्छी नीयत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके पात्र निर्धनों को पूरी तरह से नहीं मिल पाए, इसलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को उचित परिवीक्षण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, उनको अधिक बल दिया जाए ताकि हम गरीबी को और अच्छे से कम कर सकें, निर्धनता को कम कर सकें। देश को निर्धनता मतलब हम ये कह सकें कि हमारे देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता या मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असक्षम है। यह हमने निर्धनता निरोधी उपायों के बारे में चर्चा की। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए साथ ही साथ मुफ्त शिक्षा के लिए जाना जाता है। मतलब आपको यहाँ पर जो भी वीडियो दी जाते हैं उनमें कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, साथ ही साथ बिल्कुल निःशुल्क आपको उपलब्ध कराते हैं। मतलब आप ये 2 बटन आगे आने वाले समय में भूल जाएंगे, बाई का और कूपन का। क्यों? क्योंकि हम आपको बिल्कुल निःशुल्क सब चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, 100% फ्री। क्या क्या ऑफर करते हैं हम, तो ये इतने सारे कोर्स। स्कूली शिक्षा CBSE में आप KG to 12th का कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल ऑफर करते हैं। इसके बाद हिंदी मीडियम में 7वीं से 12वीं तक का, NTSC ओलंपियाड, CUT, IIT JEE और नीट। ये इसके बाद कंपटीशन में अगर आप बात करें तो बैंक, RRB, SSC, UPSC, जैब कैब, ये सारे कोर्स आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। इसके कई सारे चैनल है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अतिरिक्त आप हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर और हमारे एप्लीकेशन पर, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स तो आप हमारी उपस्थिति पाएंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे।
ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कमेंट में अपने डाउट भी आप पूछ सकते हैं, साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।